हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सफलता क्लास पर। ग्रामीण प्रवेश यूपी लेखपाल के लिए महत्वपूर्ण चीज़ें हम इस सेशन में कर रहे होते हैं और उसी में आज हम कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें, कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और क्या रिलेवेंट हैं, वो सभी प्रश्नों को आज हम करने की कोशिश करेंगे। और ये वो प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में या तो आए हुए हैं या एग्जाम में आने वाले हैं। तो आप सभी धैर्यपूर्वक इन सभी प्रश्नों को देखिए और इनके पीछे की जो एनालिसिस थ्योरी है वो भी करने की कोशिश करिए। हम सिर्फ इसमें प्रश्न ही नहीं करेंगे, प्रश्न के साथ साथ प्रश्न से रिलेटेड, क्वेश्चन से रिलेटेड क्या क्या चीजें हो सकती हैं वो भी हम समझने की साथ साथ कोशिश करेंगे। पर 20 से 25 क्वेश्चन करेंगे और 20 से 25 क्वेश्चन के साथ साथ इसके मुख्य बिंदु क्या क्या हैं प्रश्नों के वो भी हम समझेंगे। और आप सभी से एक गुजारिश है कि आप सभी, अगर आपको लगता है कि प्रश्न आपको आ रहे हैं, सभी के उत्तर आ रहे हैं, तो इसके साथ बताई जाने वाली चीजें वो आप नोट करते जाइए, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण चीजें रहेंगी आपके एग्जाम के लिए। तो आप साथ साथ में इसकी चीजें जो मैं बताऊंगा आप उन्हें नोट करते जाना। प्रश्न हो सकता है, देखते हैं आपको लगता होगा कि ये तो मुझे आ रहा है, ये तो मुझे क्यों करने चाहिए, ये तो मुझे आने वाला प्रश्न है। जैसे अब पहला ही प्रश्न है, नकदी फसल कौन सा नहीं है, इनमें से कौन सी नकदी फसल नहीं है। अब आप देखते ही बता देंगे इनमें से कौन सी नकदी फसल नहीं है, लेकिन आप इसके पीछे की थियरी तो समझिए कि नकदी फसल आखिर होता क्या है। जब आप ये समझ जाएंगे कि नकदी फसल क्या होता है, अब हो सकता है एग्जाम में जो ये जो ऑप्शन दिए हैं इनमें ऑप्शन में से ना हो कोई ऑप्शन, तब क्या करेंगे आप जब नकदी फसल समझ जाएंगे कि क्या होता है तो फिर आप कोई सा भी ऑप्शन मिल जाए आपको तुरंत देखते ही लगा देंगे। ठीक है, चलिए अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें, पहले प्रश्न की बात करें, प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी नकदी फसल नहीं है, यानी इनमें से कौन सा ऑप्शन है, इनमें से कौन सी फसल है जो नकदी नहीं है। तो पहले तो आपको यह समझना होगा, पहले तो आपको यह समझना होगा कि नकदी फसलें क्या होती हैं। तो नकदी फसल समझने के लिए आप एक चीज देखिए कि ऐसी फसलें जिन्हें प्रोसेसिंग के लिए, ऐसी फसलें जिन्हें प्रोसेसिंग के लिए किसी इंडस्ट्री की जरूरत पड़े, किसकी जरूरत पड़े, किसी इंडस्ट्री की जरूरत पड़े। जैसे मान लीजिए अब ये गन्ना है, अब गन्ने से आपको कुछ बनाना है, मान लीजिए गन्ने से चीनी बनानी है, तो गन्ने से चीनी आप घर पे नहीं बना सकते हैं, इसे आप इंडस्ट्री में भेजना ही भेजना होगा, आप किसी फैक्ट्री में से भेजना ही भेजना होगा। जब आप फैक्ट्री में भेजेंगे तो वैसे तो ऐसा मान्यता दी जाती है कि जब आप ये ऐसी फसलें जिनका हमें नगद रूप से हमें पेमेंट मिल जाता है, उन फसलों को हम नकदी फसल कहते हैं। लेकिन अब ये थोड़ा रिलेवेंट नहीं रहा है, क्योंकि बहुत आप समझते हैं कि ये सभी फसलों को सरकार डायरेक्ट खरीदती है, नकदी फसलों को सरकार डायरेक्ट खरीदती है और वहाँ पेमेंट में लेट लतीफ होता है। तो नकदी फसल वो फसलें होती हैं जिन्हें प्रोसेसिंग के लिए इंडस्ट्री की जरूरत होती है, एक इंडस्ट्री की आवश्यकता होती है, नकदी फसलें कहलाती हैं। अब प्रश्न हमसे ये पूछ रहा है इनमें से कौन सी फसल है जो नकदी नहीं है। गन्ना एक नकदी फसल है, कपास भी एक नकदी फसल है, तंबाकू भी एक नकदी फसल है। तंबाकू का एक पौधा होता है, अब आप सोच रहे होंगे तंबाकू कैसे नकदी फसल है। तंबाकू का एक पौधा होता है और उसकी जो पत्ती होती है ना, पत्ती, उससे तंबाकू बनती है। आप खेत से जाके आप पौधे की पत्ती तोड़ के आप तंबाकू के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते हैं, उसे प्रोसेसिंग की जरूरत होगी, वो इंडस्ट्री में जाएगी और वहां प्रोसेस होगा उसका, उसके बाद ही आप प्रयोग कर पाएंगे, उसके बाद ही आपको तंबाकू दिखती है, वो तंबाकू का रूप एक फैक्ट्री में जाके बनता है। तो तंबाकू भी एक नकदी फसल है। गेहूं एक नकदी फसल नहीं है, गेहूं एक नकदी फसल नहीं है। अब इसके साथ साथ और चीजें देख लीजिए। अब इनमें से उत्तर प्रदेश के संदर्भ की बात करी जाए कि उत्तर प्रदेश में कौन कैसी फसल या कौन किसका उत्पादन कैसा होता है। अगर उत्तर प्रदेश के उत्पादन की बात करें, उत्तर प्रदेश के उत्पादन की बात करें, ये क्लास आपको 0 से लेकर चलने वाली क्लास है। ये उनके लिए क्लास है जिन्होंने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा है ग्रामीण परिवेश में, जिन्हें फसलों का या ग्रामीण परिवेशों का ABCD भी नहीं पता, यानी अल्फाबेट भी नहीं पता है। ये क्लास उनके लिए है जो थोड़ा आगे बढ़ गए हैं, उनके लिए तो हो सकता है उन्हें लगता होगी जानी पहचानी चीजें हैं, काम की तो उन्हें भी मिल जाएगा कुछ ना कुछ, लेकिन ये क्लास उनके लिए ज्यादा फायदेमंद है जो थोड़ा बिल्कुल अभी थोड़ा क्या बिल्कुल एकदम जमीन पर लेटे हुए हैं, ABCD भी नहीं पता है ग्रामीण परिवेश की उन्हें। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, गेहूं उत्पादन में पहले नंबर पर है। वही आलू उत्पादन में भी पहले नंबर पर है। उसके साथ साथ आलू के साथ साथ फल उत्पादन में भी पहले नंबर पर है। उसके साथ साथ दूध के उत्पादन में भी पहले नंबर पर है। ठीक है, उसके साथ साथ गन्ना के उत्पादन में भी, इसमें कुछ डाउट है, गन्ना उत्पादन में पहले पर है क्योंकि इसमें 2-3 राज्य हैं जो आगे पीछे होते रहते हैं। आंवला उत्पादन में पहले नंबर पर है, आंवला के उत्पादन में पहले नंबर पर है। ये कुछ फसलें हैं जिनके उत्पादन में उत्तर प्रदेश यानी यूपी पहले नंबर पर है। हालांकि ये दूध कोई फसल नहीं है, लेकिन दूध का उत्पादन तो होता ही है ना, और दूध के उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर आता है, आंवला उत्पादन में पहले स्थान पर आता है। वहीं उत्तर प्रदेश में एक जिला है जिसका नाम है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ जो जिला है
प्रतापगढ़ आंवला के उत्पादन में पहले स्थान पर आता है। प्रतापगढ़ आंवला उत्पादन में पहले स्थान पर आता है। अगर वहीं एक और चीज, आम उत्पादन में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा आम की जो एक दशहरी एक किस्म है, दशहरी आम की किस्म सबसे ज्यादा होती है उत्तर प्रदेश में। और उसके अलावा भी एक जिला है अमरोहा। अमरोहा में, उत्तर प्रदेश के अमरोहा में दशहरी आम ये आम की किस्म है और दशहरी आम की किस्म का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। कहां पर होता है? अमरोहा में। आम का सबसे ज्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश में, ऐसा मैंने तो लेकिन पढ़ा है कि आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा है, लेकिन वो अचंभित करने वाला है कि आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा आम का उत्पादन होगा। सबसे ज्यादा आम का उत्पादन मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में होना चाहिए, हो सकता है कुछ चीजें गलत हो। चलिए अगर हम देखें उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा उत्पादन गेहूं का, आलू का, फल का, दूध का, आंवला का, ठीक है, और इन सब में देखें, और आम का उत्पादन सबसे ज्यादा अमरोहा जिले में, जो कि एक इसकी किस्म है जिसका नाम है दशहरी आम की जो किस्म है उसका उत्पादन अमरोहा जिले में होता है। अगर हम इस प्रश्न के उत्तर की बात करें तो ये जो प्रश्न का उत्तर जो है वो हमें मिलता है सी, यानी गेहूं। गेहूं एक ऐसी फसल है जो नगदी फसल नहीं है। गॉट इट। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आप फटाक से इसका उत्तर बताइए, कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में, अपनी चैट में बताइए। उर्वरक के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए, सेल्फ डिपेंडेंसी के लिए, आत्मनिर्भर बनने के लिए उर्वरक उत्पादन हेतु क्रांति का नाम क्या है? यानी फर्टिलाइजर के उत्पादन के लिए कौन सी क्रांति शुरू की गई थी? अब आपको पता है क्रांति का मतलब क्या होता है। क्रांति का मतलब होता है किसी भी क्षेत्र में व्यापक उत्पादन करना, कैसे भी करना, चाहे किसी प्रोसेस के द्वारा किया जाए, चाहे कोई योजना चलाई जाए, चाहे कोई कार्यक्रम चलाया जाए, बस एकदम विस्फोटक रूप से उत्पादन करना। यानी उत्पादन में अत्यधिक बढ़ोतरी होना, ठीक है, क्या कहलाता है? क्रांति कहलाता है आपका। इसके अलावा इसे एक और डेफिनेशन दे सकते हैं क्रांति को कि अचानक आया बदलाव, ठीक है, क्या कहलाएगा? क्रांति कहलाएगा आपका। जैसे मान लीजिए पहले फसलों का उत्पादन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता था, लेकिन कुछ ऐसे कार्यक्रम चलाए गए जिनसे एकदम फसलों के उत्पादन में अचानक बदलाव आ गया, यानी फसलों का उत्पादन एकदम विस्फोटक रूप से बढ़ गया। और उस क्रांति का नाम हमें पता है हरित क्रांति थी, वो हम आगे अभी देखेंगे। हम अभी ये देख रहे हैं कि उर्वरक यानी फर्टिलाइजर, जो आप खेतों में फर्टिलाइजर यूज करते हैं, किसान खेतों में जो फर्टिलाइजर यूज करते हैं, उस फर्टिलाइजर के उत्पादन बढ़ाने के लिए कौन सी क्रांति इनमें से है? देखो, अगर गोल क्रांति की बात करते हैं तो गोल क्रांति है आलू उत्पादन से, आपकी गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है। वही हरित क्रांति आपका ये गेहूं और फसलें उत्पादन से संबंधित है। गेहूं हो गया और मोटे अनाज इसमें लिए गए थे, लेकिन गेहूं और चावल पर ज्यादा जोर दिया गया था हरित क्रांति पर। धूसर क्रांति जो है आपकी, धूसर क्रांति संबंधित है आपकी फर्टिलाइजर यानी उर्वरक से। धूसर क्रांति आपकी संबंधित है उर्वरक से। उर्वरक में आत्मनिर्भरता पाने के लिए धूसर क्रांति चलाई गई थी। ओके, गेट इट। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है टिलेज पद्धति क्या है? टिलेज प्रोसेस क्या है? व्हाट इज टिलेज प्रोसेस? क्या है? बिना जुताई किए एक साल कृषि करना, या बिना जुताई किए कृषि करना, ऐसे समझ लीजिए, जुताई करके कृषि करना या कृषि ना करना, एकदम खेत को खाली ही छोड़ देना, या इनमें से कोई नहीं। टिलेज पद्धति क्या है? देखो, टिलेज पद्धति वो पद्धति होती है, आगे जब हम किसी चैप्टर में पढ़ेंगे कि कृषि के प्रकार, फार्मिंग किस किस टाइप से होती है, किस किस टाइप से फार्मिंग हम करते हैं, कौन कौन सी पद्धतियां हैं, किस किस पद्धति से हम फार्मिंग करते हैं, तो हम आगे पढ़ेंगे फार्मिंग किस किस पद्धति से हम करते हैं। खैर, अभी सिर्फ हम इतना देख रहे हैं। अभी प्रश्न हमसे यह पूछ रहा है कि टिलेज पद्धति क्या है? व्हाट इज टिलेज प्रोसेस? तो टिलेज प्रोसेस वो प्रोसेस होती है कि मान लीजिए एक खेत में जुताई ना करना, और जुताई ना करके एक फसल के बाद दूसरी फसल बो देना।
अब ऐसा क्यों करेंगे भैया, हम एक फसल के बाद दूसरी फसल क्यों बोएंगे बिना जुताई किए हुए, वो भी बताता हूँ। एक्चुअली क्या होता है, आपने देखा होगा कि गेहूं की जो अदला बदली होती है, गेहूं की जो अदला बदली किसके साथ होती है, धान के खेत के साथ। यानी धान एक कौन सी क्रॉप है, धान एक खरीफ क्रॉप है, धान एक खरीफ की फसल है और गेहूं एक रबी की फसल है। अगर धान की बात करें तो इसका जो हार्वेस्टिंग होती है वो अक्टूबर नवंबर के महीने में इसकी हार्वेस्टिंग होती है, यानी कटाई होती है, और गेहूं अक्टूबर नवंबर के महीने में बोया जाता है ना। मतलब खरीफ फसल यानी धान के खेत में ही गेहूं बोया जाता है। अब होगा क्या कि कुछ आपने देखा होगा कि कुछ किसान क्या करते हैं कि कुछ खेत में धान कटने के बाद, हार्वेस्ट करने के बाद डायरेक्ट बिना जुताई उताई किए या डायरेक्ट कुछ भी उसमें पानी वानी लगाए क्या कर देते हैं, गेहूं बो देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि ये सामान्यतः अपने उत्तर प्रदेश में ऐसी खेती नहीं होती है। ये खेती उस जगह पाई जाती है जहां बारिश कम होती है या जहां पानी का अभाव होता है। जहां पानी का अभाव होता है, जैसे महाराष्ट्र का विदर्भ बाला जिला हो गया, कुछ ऐसे एरिया हैं हमारे उत्तर प्रदेश में भी, ऐसे बुंदेलखंड वाला कुछ पार्ट है, और कुछ मतलब ऐसे पार्ट में ये खेती होती है जहां पानी का अभाव होता है। और मतलब अब क्या होगा कि पानी का अभाव है भैया, बारिश हो नहीं रही है और सुविधाएं नहीं है, तो जमीन भी कुछ पानी अपने अंदर संचित करती है। तो जमीन, अब जुताई कर देंगे खेत की तो हवा में सब पानी उड़ जाएगा, बाष्पोत्सर्जन हो जाएगा। जुताई अगर खेत की कर दी तो जो मिट्टी, जो नमी है, मिट्टी की नमी सूख जाएगी और पानी निकल जाएगा सब। तो उस मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए पानी जो मिट्टी में है वो मिट्टी में बना रहे, इसीलिए उसकी जुताई नहीं करते हैं और उसी में एक पद्धति के द्वारा क्या कर देते हैं, बीज डाल गाड़ दिए जाते हैं, उससे वो फसल आगे फिर हो जाती है। इसे ही कहा जाता है टिलेज पद्धति। क्या कहा जाता है, टिलेज पद्धति, है ना, बिना यानी बिना जुताई के कृषि करना। बिना जुताई के जब खेतों में कुछ कोई बीज बो दिए जाते हैं, दूसरी फसल बो दी जाती है, इट इज कॉल्ड टिलेज प्रोसेस। ओके, आगे भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस फसल का उत्पादन किया जाता है। अगर भारत में बात करें फसलों के उत्पादन की, तो भारत में गेहूं का उत्पादन लगभग 13% होता है। 13 से 15% के आसपास गेहूं का उत्पादन होता है भारत में। धान का उत्पादन 25% होता है, धान का उत्पादन 25% होता है। चना और मटर, ये दोनों मटर हैं आपके दलहन, सॉरी ये दोनों फसलें हैं आपकी दलहन। दोनों फसलें कौन सी हैं, ये दलहन फसलें हैं। और चने की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में, सॉरी पूरे भारत में चने का उत्पादन इन दोनों के बराबर नहीं है। सबसे ज्यादा उत्पादन तो धान का होता है, बाकी क्योंकि 25% 1/4 अपने आप में समेटे हुए हैं, 1/4 भूमि पर धान ही धान है, बाकी सब में सब फसलें आ जाती हैं। चने का उत्पादन अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो चने का उत्पादन सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में होता है। चने का उत्पादन सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में होता है, ठीक है। वही मटर का उत्पादन भी लगभग सबसे ज्यादा दलहन मध्य प्रदेश में ही होते हैं, ठीक है। अब ये समझ लीजिए फसलें, ये दलहन तिलहन क्या होती है, थोड़ा इसे समझ लीजिए। दलहन और ये तिलहन क्या मामला है, फसलों के प्रकार। देखो, एक होती हैं आपकी दलहन फसलें, एक होती हैं तिलहन फसलें, ठीक है। दलहन फसलें और तिलहन फसलें, अब ये क्या होती हैं थोड़ा समझिए, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं हम। दलहन फसलें वो होती हैं जिनसे दालें बनती हैं, जो दालें बनाने के काम आती हैं, वो दलहन फसलें होती हैं। तिलहन फसलें वो होती हैं जिनसे तेल, और कौन सा तेल, खाद्य तेल, ये बाइक में मोटरसाइकिल में डालने वाला तेल नहीं, गाड़ी में डालने वाला तेल नहीं, पता लगे कि वो तेल डाल दो आप। ऐसी फसलें जिनसे खाद्य तेल निकाला जाता है, जिसे हम वेजिटेबल ऑयल भी बोलते हैं, वेजिटेबल ऑयल भी बोलते हैं। ऐसी फसलें जिनसे वेजिटेबल ऑयल यानी खाद्य तेल निकाला जाता है, वो फसलें कहलाती हैं आपकी दलहन नहीं, तिलहन नहीं, तिलहन फसलें, सॉरी तिलहन फसलें। इन्हें इंग्लिश में हम ऑयल सीड्स भी बोलते हैं, ओके, इन्हें इंग्लिश में हम ऑयल सीड्स भी बोलते हैं। अब इन फसलों में कौन कौन आता है, मूंगफली, जिसे हम गरीबों का बादाम भी कहते हैं, कच्चा बादाम नहीं, गरीबों का बादाम, मूंगफली। दूसरी फसल आपकी जैसे तिल ही हो गया, तिल भी एक फसल होती है, ठीक है। सोयाबीन, ये सभी कौन सी फसलें हैं, ये सभी तिलहन फसलें हैं, सभी से तिल निकलता है। वही अगर हम दलहन की बात करें, दलहन में जैसे आपका अरहर दाल हो गया, जैसे चना हो गया, जैसे मटर हो गया, जैसे मूंग हो गया, ये सभी क्या हैं, ये सभी दलहन फसलें हैं, यानी दालों वाली फसलें हैं।
गॉट इट। आई होप कि आप चीज़ें समझे होंगे कि दलहन और तिलहन फसलें क्या होती हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, पिछले वाले का उत्तर हमें मिल गया। और अगला प्रश्न है आपके लिए, सफ़ेद सोना किस फसल को कहा जाता है? सफ़ेद सोना किस फसल को कहते हैं और क्यों कहते हैं? सफ़ेद सोना क्यों और क्यों कहते, किसे कहते हैं? यानी वाइट गोल्ड, वाइट गोल्ड कौन सी फसल होती है और क्यों होती है? क्यों तो नहीं पूछा इस प्रश्न में, लेकिन मैं आपको बताता हूं क्यों होती है। देखो, सफेद सोना कहा जाता है कपास को, ठीक है। और कपास की अगर हम बात करें तो कपास का सबसे ज्यादा उत्पादन जो होता है, कपास का सबसे ज्यादा उत्पादन गुजरात में होता है। गुजरात या महाराष्ट्र, गुजरात या महाराष्ट्र में होता है। ये दोनों ऐसे राज्य हैं जो एक दूसरे को पीछे आगे पीछे करते रहते हैं। कपास की बात करें हम तो कपास के उत्पादन के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त मिट्टी होती है काली मिट्टी। काली मिट्टी सबसे ज्यादा कपास के उत्पादन के लिए उपयुक्त होती है, ठीक है। काली मिट्टी को मेरे प्यारे दोस्तों रेंगुर मिट्टी भी बोलते हैं। रेंगुर मिट्टी। एक चीज से देखते जाना कितनी चीजें कनेक्ट हो रही हैं। सारी तैयारी, आपके आधे से ज्यादा नोट्स इसी क्लास में बन जाएंगे। आपके ग्रामीण प्रवेश के नोट्स इसी में बना लेना। सारी चीजें यहीं पे एक चीज से कितनी चीजें कनेक्ट होंगी, सब चीजें आप नोट्स, यही तो नोट्स होते हैं। एक दूसरे से कनेक्ट कर कनेक्ट करना, एक दूसरे से कनेक्ट करना, यही नोट्स होता है। और नोट्स वो पूरी थियरी थोड़ी ना होती है, पूरी किताब लिखी जाती है, वो तो फिर किताब बन गई। तो नोट्स बनाने की क्या जरूरत है? नोट्स ऐसे ही बनाए जाते हैं जिसमें शॉर्ट शॉर्ट रूप में आप एक दूसरे से चीजें कनेक्ट करें। तो कपास के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त काली मिट्टी, और काली मिट्टी सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? काली मिट्टी सबसे ज्यादा गुजरात, और सबसे ज्यादा वैसे तो महाराष्ट्र में पाई जाती है, गुजरात में भी पाई जाती है। और काली मिट्टी को रेंगुर मिट्टी भी कहते हैं। और ये जो रेंगुर मिट्टी है, काली मिट्टी किससे बनती है? ये जो ज्वालामुखी का जो लावा फूटता है, या फिर हम बोल सकते हैं चट्टानों या लावा, जो ज्वालामुखी का जो लावा होता है उसके द्वारा जो ज्वालामुखी का जो लावा होता है वो बहकर आ जाता है, उसी से बनती है। या फिर चट्टानों का जो विस्फोटन हो जाता है, चट्टानें जब टूट जाती हैं तो उनसे ही बनती है आपकी रेंगुर मिट्टी या काली मिट्टी, ठीक है। रेंगुर मिट्टी या काली मिट्टी चट्टानों के टूटने से, फूटने से और लावा के द्वारा। गुजरात में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है कपास का। अब कपास को क्यों कहा जाता है व्हाइट गोल्ड, सफेद सोना क्यों कहा जाता है कपास को? आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण यह है कि देखो, पहले तो इसका जो रंग होता है वो सफेद होता है, रंग सफेद होता है। और इसके साथ साथ प्यारे मित्रों क्या है कि इसमें ना जो लागत आती है ना, जो लागत आती है वो कम होती है, इन्वेस्टमेंट कम होता है। और इसका जो उत्पादन होता है वो ज्यादा होता है, यानी छोटे से भी खेत में ज्यादा उत्पादन किया जा सकता है कम लागत करके। इसीलिए किसानों के लिए एक तरह का ये सोना है, क्योंकि कम लागत आई और उत्पादन ज्यादा हुआ, तो इसीलिए किसानों के लिए एक तरह का सोना बन गया। और चूंकि ये सफेद कलर का होता है, इसीलिए इसे सफेद सोना कहा जाता है। गॉट इट? चलिए आगे आते हैं अगले प्रश्न पर। भारत की फसली वर्ष कब से शुरू होती है, यानी कब से कब तक भारत की फसली वर्ष मानी जाती है? पहला ऑप्शन है आपका 1 अगस्त से 31 जुलाई, 1 जुलाई से 30 जून, 1 जनवरी से 31 दिसंबर, या इनमें से कोई नहीं। देखो, सामान्यतः जो हमारी इंग्लिश वाली, जो हमारी अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार तो हमारी जो हमारी बर्थ है वो 1 जनवरी को शुरू होती है, जिस दिन हम वो हैप्पी न्यू ईयर और आज मैं ऊपर आसमान नीचे वाली हर ये स्थिति कर देते हैं। मतलब हर वो स्थिति पैदा कर लेते हैं जिसमें हमें लगता है कि आज मैं ऊपर आसमान नीचे, लेकिन हमें वो नहीं, वो हमारे लिए वो हमारी नहीं है, वो अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से। अब हमारी हिंदू वाली जो हमारी हिंदी कैलेंडर के हिसाब से जो है नई वर्ष, वो लगभग कौन सा हिंदी का जो कौन सा महीना होता है, चैत्र बैसाख होता है, कौन सा होता है, उस समय लगभग अप्रैल के महीने में शुरू होती है। लेकिन ये जो कृषि वर्ष होती है, यानी किसानों की जो फसली वर्ष होती है, उसका तो एक अलग ही टर्म है। और वो टर्म क्या है? 1 अगस्त नहीं, 1 जुलाई से 30 जून, 1 जुलाई से 30 जून। अब ये आपके लिए पढ़ना इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जो लेखपाल होता है, लेखपाल इस कृषि वर्ष में पड़ताल करता है। क्या करता है? पड़ताल करता है। लेखपाल कृषि वर्ष में पड़ताल करता है। पड़ताल का मतलब होता है वो फसलों को जाकर देखता है, यानी जो भी फसल बोई गई है फसलों का मुआयना करता है। क्या करता है? मुआयना, यानी फसलों को जाके मौके पर देखता है कैसा उसमें उत्पादन होने की संभावना है, कैसी प्रगति है फसल की। अब ये एक कृषि वर्ष में 3 बार करता है। ये पड़ताल कितने बार करता है? 3 बार। जैसा कि मैं कह चुका हूं, ये क्लास उनके लिए है जिन्होंने अभी तक कुछ भी स्टार्ट नहीं किया है ग्रामीण प्रवेश। ग्रामीण प्रवेश की है 0 से शुरू होने वाली क्लास है।
जो जिन्हें बिल्कुल ग्रामीण प्रवेश का ABCD भी नहीं पता है उनके लिए क्लास है। हालांकि सभी के लिए है, अब आप ये मत समझना कि हमारे लिए नहीं है हम भाग जाए, सभी के लिए क्लास है। बस आपके लिए एक आपकी चीज़ें अगर जैसे आती हैं उनकी चीज़ें रिवीजन हो जाएंगी, और जो चीज़ें नहीं पता है उन्हें आप नोट करते जाना, आपके लिए फायदेमंद ये रहेगा। एक लेखपाल एक कृषि वर्ष में 3 बार पड़ताल करेगा, यानी किसानों की फसलें जाके देखेगा, एक वर्ष में 3 बार जाएगा। पहली पड़ताल कब करेगा? पहली पड़ताल यानी पहली बार फसल देखने कब जाएगा? पहली पड़ताल कब करेगा? पहली पड़ताल करेगा वो खरीफ की फसल पर, पहली पड़ताल खरीफ फसल पर करेगा। और खरीफ फसल का जो समय होता है, खरीफ फसल का जो समय होता है वो जुलाई से ही शुरू होता है, जुलाई या अगस्त से शुरू होता है, ठीक है, जुलाई से शुरू होता है और अक्टूबर नवंबर तक चलता है, जुलाई से शुरू होकर अक्टूबर नवंबर तक चलता है खरीफ फसल। ये पहली पड़ताल। दूसरी पड़ताल कब करेगा जाके? दूसरी पड़ताल जो है वो दूसरी पड़ताल करेगा रबी फसल पर, ठीक है। और रबी फसल का जो बोने का समय होता है वो अक्टूबर और नवंबर के महीने में बोई जाती है, अक्टूबर या नवंबर के महीने में बोने का समय होता है, और ये लगभग मार्च अप्रैल में काटी जाती है, मार्च अप्रैल में इसकी हार्वेस्टिंग होती है, ठीक है। वही जो तीसरी फसल होती है जायद फसल, और तीसरी पड़ताल भी जायद फसल पर करता है, तीसरी पड़ताल लेखपाल जायद फसल पर करता है, ठीक है। तीसरी पड़ताल लेखपाल जायद फसल पर करेगा, और जायद फसल मार्च अप्रैल में बोई जाती है, मार्च या अप्रैल में बोई जाती है, और ये काटी कब जाती है? काटी जाती है लगभग जुलाई के आसपास, ठीक है। अब इन सब की अगर हम बात करें, खरीफ फसल में आपके जैसे आपका धान यानी चावल हो गया, ठीक है, मूंगफली हो गया, ये फसलें आती हैं। रबी फसल में जैसे आपका गेहूं हो गया, जैसे आपका चना हो गया, जैसे आपका मटर हो गया, जैसे आपका जौ हो गया, ये सभी रबी फसल में आती हैं। जायद फसल में आपकी जितनी भी जायद फसलें, जैसे आपका तरबूज हो गया, जैसे आपका खरबूज खीरा हो गया, जैसे ककड़ी हो गया, ठीक है, ये सभी किस में आती हैं? ये सभी आपकी जायद फसल में आती हैं। अब एक चीज़ और समझ लीजिए कि ये जो जायद फसलें हैं, ये जो जायद फसलें हैं, इन्हें अम्लीय धरती पर आसानी से उगाया जा सकता है, ये अम्लीय धरती पर आसानी से उग सकती हैं, ठीक है, अम्लीय जमीन पर आसानी से उग सकती हैं, अम्लीय मिट्टी पर आसानी से उग सकती हैं, ठीक है, लेकिन ज़्यादा भी अम्लीय नहीं होनी चाहिए। वही रबी फसल की बात करें तो रबी फसल को देखो एक नाम और दिया जाता है विंटर क्रॉप, शीत ऋतु की फसलें, और इन्हें इंग्लिश में बोलते हैं विंटर क्रॉप। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? विंटर क्रॉप, ठीक है। वही जो धान की फसल या फिर जो खरीफ की फसलें होती हैं, इन्हें मानसून फसल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मानसून क्रॉप या मानसून फसल। इंग्लिश में मानसून को मानसून ही लिखेंगे, इसलिए मैंने हिंदी में लिखना ज़्यादा उचित समझा है, ठीक है। चीज़ें क्लियर हैं यहाँ तक? ये सभी फसलें हैं। और लेखपाल की पड़ताल एक कृषि वर्ष में 3 बार होती है। कौन कौन सी कब? पहली पड़ताल कब होती है, दूसरी पड़ताल कब होती है, तीसरी पड़ताल कब होती है, कौन सी फसल के समय होती है, और किस फसल में क्या क्या आता है, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें मेंशन कर दी हैं, ठीक है। तो ये अब हम कृषि वर्ष की अगर बात करें तो एक किसान के लिए जो कृषि वर्ष होती है, एक किसान की जो कृषि वर्ष होती है, क्षमा करें अभी हम लौटते हैं। अभी रोकते हैं, अभी लौटते हैं अपनी चीज़ों पर। और जो कृषि वर्ष है वो आपकी 1 जुलाई से 30 जून तक चलती है, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादन राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, या इनमें से कोई नहीं। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादन राज्य, हालांकि पहली बार सबसे पहले हमें प्रश्न देखने को मिला था, उसमें चीज़ें मेंशन में थी। तो भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादन राज्य आपका उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश में गन्ना को नगदी फसल भी कहते हैं, या उत्तर प्रदेश की जो नगदी फसल है वो गन्ना ही है, ठीक है, नगदी फसल गन्ना ही है। अगला प्रश्न सिंपल है तो इसलिए हम आगे बढ़ गए। एकल संचयन किसे कहते हैं? देखो, संचयन का मतलब होता है कल्टीवेशन करना, यानी जुताई करना। संचयन मतलब कृषि करना, खेती करना, और खेती किसके जरिए करना? जुताई कर करके करना। तो एकल संचयन यानी सिंगल,
एकल संचयन यानी सिंगल फार्मिंग किसे कहते हैं? एकल संचयन किसे कहते हैं? एक वर्ष में कोई फसल ना करना यानी खेत को ऐसी खाली छोड़ देना, उसे एकल संचयन कहा जाएगा। या एक वर्ष में केवल एक ही फसल करना, या एक वर्ष में दो या दो से अधिक फसल करना, या इनमें से कोई नहीं। बहुत आसान प्रश्न है, आप देखते ही बता देंगे। एकल का मतलब एक, सिंगल, एक कृषि वर्ष में सिर्फ एक फसल करना ही क्या कहलाएगा? एकल संचयन कहलाएगा। यानी एक कृषि वर्ष में केवल एक ही फसल करना एकल संचयन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न, सीमांत कृषक किसे कहा जाता है? चलो इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। किसानों की प्रकार, जो किसानों के प्रकार जोत के आधार पर या जोत आधार पर, या हम बोल सकते हैं भूमि प्रबंधन के आधार पर, भूमि प्रबंधन के अनुसार किसानों के जो प्रकार होते हैं वो देख लीजिए। सबसे पहले होते हैं आपके सीमांत किसान, जिन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं मार्जिनल फार्मर। गॉट इट। दूसरे जो आते हैं वो आपके आते हैं लघु किसान, लघु किसान जिन्हें हम बोलते हैं स्मॉल फार्मर। तीसरे जो आपके होते हैं वो होते हैं बड़े किसान या दीर्घ किसान, दीर्घ किसान। ठीक है, इन्हें हम बोलते हैं बिग फार्मर, इन्हें हम बोलते हैं बिग फार्मर। अब इन्हें बांटा कैसे जाता है? किसे कहेंगे मार्जिनल फार्मर? जिस किसान के पास 0 से लेके 1 हेक्टेयर के आसपास जमीन होती है या 1 हेक्टेयर तक जमीन होती है, उसे कहा जाता है आपका सीमांत किसान। ऐसे किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर के बीच की जमीन होती है, उसे कहा जाता है आपका लघु यानी स्मॉल फार्मर। ऐसे किसान जिनके पास 10 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन होती है, जिनके पास 10 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन होती है, वो कहे जाते हैं आपके बड़े यानी दीर्घ यानी बिग फार्मर। इन किसानों को, दीर्घ किसानों को एक संज्ञा और दी जाती है, वो है जमींदार। यानी इन किसानों को जमींदार भी बोलते हैं। जैसे आप 4 यार दोस्त मिल बैठते हैं कभी कभी, दारू पार्टी नहीं, खैर कभी भी मिलते होंगे, तो एक बोलता है अरे यार क्या फिक्र है तुम्हें, तुम्हें किस बात की चिंता, तुम्हारे पापा पे तो इतनी जमीन है यार, तुम्हारे पापा पे इतनी जमीन है, तुम तो जमींदार आदमी हो। कौन हो? जमींदार आदमी हो। तो वो यही कहता है, वो ये जमींदार। हालांकि जमींदारी प्रथा खत्म हो चुकी है और इसकी चर्चा हम कल वाली वीडियो में कर चुके हैं, तो ये समझ। लेकिन जमींदार बड़े किसानों को अभी भी कहा जाता है, ये संज्ञा अभी गई नहीं है, इन्हें संज्ञा दी जाती है दीर्घ किसानों को जमींदारी। ठीक है, तो मार्जिनल फार्मर यानी सीमांत किसान किसे कहते हैं? ऐसे किसान जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले कृषक, या जिसके पास 10 हेक्टेयर से ज्यादा, तो वो तो कौन हो जाएंगे? दीर्घ हो जाएंगे यानी बिग फार्मर हो जाएंगे। जिसके पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा तथा 5 हेक्टेयर से कम, ये भी नहीं, इनमें से कोई नहीं। पहला ऑप्शन जो आपका है कि ऐसे किसान जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि हो या 1 हेक्टेयर हो, उन कृषकों को क्या कहा जाएगा? सीमांत किसान कहा जाएगा। गॉट इट। अगला प्रश्न, 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में प्रारंभ हुआ, कार्यकाल में प्रारंभ हुआ था? किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 20 सूत्री कार्यक्रम का आरंभ हुआ था, 20 सूत्री कार्यक्रम चलाया गया था? देखो 20 सूत्री कार्यक्रम जो था वो 3 चीजों पर डिपेंड था, और ये कार्यक्रम 1975 के आसपास जो हमारी इंदिरा गांधी जी, श्रीमती इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री नहीं थी, उनके कार्यकाल में चलाया गया था। इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य था वो 3 इसके मुख्य उद्देश्य थे, 3 इसके मुख्य उद्देश्य थे। और वो मुख्य उद्देश्य कौन कौन से थे? सबसे पहला गरीबी उन्मूलन, दूसरा जो था आत्मनिर्भरता, तीसरा जो था वो था आपका सामाजिक उन्नति। यानी सामाजिक उन्नति, आत्मनिर्भरता, गरीबी उन्मूलन, इन तीनों चीजों के करने के लिए, इन तीनों कामों, इन तीनों उद्देश्यों को पूरे करने के लिए 20 सूत्र बनाए गए थे। 20 सूत्र यानी कम से कम 20 पॉइंट्स बनाए गए थे। इसे हम 20 पॉइंट्स भी बोलते हैं, 20 पॉइंट्स प्रोग्राम, 20 पॉइंट्स प्रोग्राम भी इसे हम बोलते हैं। तो ये तीनों चीजों को पूरी करने के लिए 20 पॉइंट्स बनाए गए थे, जो कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में ये प्रोग्राम यानी कार्यक्रम शुरू हुआ था।
ऑप्शन हमारे लिए बी वाला सही हो जाएगा प्रश्न के अनुसार। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने ग्राम्य विकास को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किसे अपनाए जाने पर बल दिया? सत्ता का विकेंद्रीकरण, हर जाति में समानता, सूचना का अधिकार या महिला सशक्तिकरण। देखो, गांधी जी का एक सपना था कि हम आज़ाद तो हो गए हैं लेकिन हमें असली आज़ादी नहीं मिली है। गांधी जी क्या, खैर सभी समझते हैं इस चीज़ को कि भारत का लगभग 68% जो आबादी है वो भारत के गांव में बसती है। अब क्या है कि जो गांव की जो आबादी है, गांव के जो लोग हैं, आज़ादी का फ़ायदा उन्हें तो कुछ मिला नहीं। उन्हें आज़ादी का फ़ायदा तब मिलेगा जब उनके हाथों में भी कुछ ना कुछ सत्ता होगी। अब जैसे हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो सिस्टम चलता है, जो सरकारें बनती हैं वो ऊंचे स्तर पर बनती हैं, उछले स्तर पर बनती हैं। गांव के लोगों के लिए है तो सरकार सबके लिए, लेकिन क्या वो सरकार गांव में जाके कोई फ़ायदा कर पाएगी? यानी आप दूसरे नज़रिए से ऐसे भी देख सकते हैं इसे कि जो सत्ता जो होती है, मान लीजिए जैसे मुख्यमंत्री चुन लिया गया, हमने किसी राज्य का एक मुख्यमंत्री चुना है। अब जो पूरी सत्ता है वो किसके हाथ में है? पूरे राज्य की सत्ता मुख्यमंत्री के हाथ में है। अब इस सत्ता का बंटवारा होना चाहिए, ये सत्ता पूरे राज्य का मुखिया सिर्फ मुख्यमंत्री ना रहे, एक ब्लॉक का मुखिया हो, एक गांव का भी मुखिया हो, एक जिले का भी मुखिया हो, एक क्षेत्र पंचायत का भी मुखिया हो, क्षेत्र का भी मुखिया हो। जब ये सब अलग अलग मुखिया बनने लगेंगे तो सत्ता फिर धीरे धीरे वहां ट्रांसफर हो जाएगी। पूरा राज्य सिर्फ एक मुख्यमंत्री के अंडर आएगा, तो ये नहीं होना चाहिए। ये तो सत्ता का क्या हो गया? केंद्रीकरण हो गया। दूसरा, मैं एक दूसरी चीज से समझाने की कोशिश करता हूं कि सत्ता का केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण क्या होता है। केंद्रीकरण क्या होता है और विकेंद्रीकरण क्या होता है, थोड़ा ये देख लीजिए। जैसे पहले मान लीजिए, पहले राजा महाराजा हुआ करते थे, यानी पहले राजशाही सिस्टम हुआ करता था, पहले राजशाही व्यवस्था होती थी। और उस राजशाही व्यवस्था में क्या होता था कि सारे अधिकार, पूरे अधिकार किसके पास होते थे? राजा के पास। अगर जनता को न्याय चाहिए तो अभी कहाँ जाना पड़ेगा? राजा के पास। अगर किसी को सजा दिलानी है, अगर किसी ने कोई जुर्म किया है तो किसके पास जाना पड़ेगा? राजा के पास। अगर कोई वित्तीय मामला है तो भी किसके पास चीज रखी जाएंगी? राजा के पास। अगर कोई बाहर से, कोई दूसरे देश से कोई जीत कर आया है, कुछ इनाम लेकर आया है, वो सीधे कहाँ लेकर दिखाएगा? सबसे पहले जाके राजा को। अगर कोई घटना हुई है सबसे पहले किसके सामने जाएगी? राजा के। यानी सब कुछ राजा ही राजा, राजा ही राजा। यानी पूरी सत्ता किसके हाथ में थी? राजा के हाथ में थी। दूसरा ये था कि राजा के मरने के बाद राजा का बेटा ही राजा बन जाएगा। ये क्या था? मोनार्किज्म, यानी राजशाही व्यवस्था। अब क्या है हमारे देश में? डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र। अब यहाँ राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जिसे हम चुनेंगे वो राजा बनेगा। लेकिन अब तक जो हम राजा चुन रहे थे, या ये सत्ता के विकेंद्रीकरण से पहले जो राजा हम चुन रहे थे, वो ऊंचे स्तर पर राजा चुन लेते थे। वो नीचे हमारे यहाँ तो कभी आता ही नहीं था, हमारे गांव में तो कभी आ ही नहीं पाता था। हमारे क्षेत्र में कौन परेशान है, कौन सुखी है, कौन दुखी है, ये देखने के लिए तो कभी आ ही नहीं पाता था। तो इसके लिए गांधी जी ने का एक सपना था कि गांव के लोगों के हाथ में भी सत्ता होनी चाहिए। इसीलिए सत्ता के विकेंद्रीकरण करने के लिए एक योजना बनाई और इसे नाम दिया गया स्वशासन। स्वशासन, ठीक है, इसे नाम दिया गया स्वशासन। स्वशासन कैसे लाया जाए, इसके लिए कमेटी बनी और सबसे पहले 1957 में एक कमेटी बनी जिसका नाम था बलवंत राय मेहता समिति या बलवंत राय मेहता कमेटी। और इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 1958 में दी, 1958 में अपनी रिपोर्ट दी और रिपोर्ट में क्या कहा? रिपोर्ट में कहा कि हमें स्वशासन लाने के लिए, हमें देश में सत्ता का विकेंद्रीकरण करने के लिए 3 स्तर की पंचायती राज व्यवस्था अपनानी चाहिए। यानी हमें 3 स्तर पर लोकल सरकारों का गठन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? 3 स्तर पर लोकल सरकारों का गठन करना चाहिए। लोकल गवर्नमेंट यानी क्षेत्रीय सरकारें। इनके अनुसार बलवंत राय मेहता ने सबसे पहले सुझाव दिया कि हमें क्षेत्रीय सरकारों का गठन करना चाहिए। और इस कमेटी की जो रिपोर्ट थी, BR मेहता, बलवंत राय मेहता समिति की जो रिपोर्ट थी, ये रिपोर्ट मंजूर हुई और 2 अक्टूबर 1958 को नागौर जिला जो कि राजस्थान में पड़ता है, वहां से तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस योजना की शुरुआत करी। अब ये योजना थी क्या, ये सिस्टम क्या था जो बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था? इसमें क्या था?
बलवंत राय मेहता समिति के अनुसार इन्होंने कहा कि 3 स्तर पर पंचायतें लोकल सरकारें बननी चाहिए। सबसे पहले इन्होंने कहा कि एक गांव पर सरकार होनी चाहिए, गांव पर एक सरकार होनी चाहिए जिसे नाम दिया गया ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत यानी इनके अनुसार 3 स्तर पर पंचायतों का गठन होना चाहिए। दूसरा इन्होंने कहा कि दूसरे स्तर पर क्षेत्र स्तर पर, जिसे नाम दिया गया क्षेत्र पंचायत। क्षेत्र पंचायत, और ये कहाँ गठित होनी चाहिए? ये ब्लॉक या एक खंड पर गठित होनी चाहिए। तीसरी जो इन्होंने नाम दिया वो दिया जिला पर, यानी जिला पंचायत। जिला पंचायत, और इसका जो स्तर रहे वो एक जिले पर रहे। ठीक है, यह जिले पर गठित की जाए, जिले पर सरकार बने। अब सबका देख लीजिए, जो ग्राम पंचायत जो होती है उसका जो मुखिया होता है, जिसे हम ग्राम प्रधान कहते हैं, जिसे हम सरपंच या प्रधान कहते हैं। ये जो क्षेत्र पंचायत का जो मुखिया होता है उसे हम कहते हैं प्रमुख। और ये कैसे कैसे कहा जाता है, ये कल मैंने यूट्यूब क्लास में समझाया हुआ है। आप कृपया इस सारी चीज़ों को समझने के लिए और डीपली समझने के लिए कल वाली यूट्यूब क्लास जरूर देखें। जो जिला पंचायत का जो मुखिया होता है उसे अध्यक्ष कहते हैं, और इसे अध्यक्ष कैसे कहते हैं, कैसे कैसे ये चुना जाता है, वो आप कल वाली क्लास जरूर देखिए। हम बात कर रहे हैं, अब ये सिस्टम दिया बलवंत राय मेहता समिति ने। अब ये 1959 में ये सिस्टम चालू हो गया, लागू हो गया, लेकिन ये सिर्फ एक योजना थी जो लागू कर दी गई थी। इसके लिए अब जरूरी था कि संविधान में इसे दर्ज किया जाए। समय बीतता गया, सरकारें आती गई, उन्होंने अपने बीच बीच में नई नई कमेटी गठित की, अपने अनुसार इसमें बदलाव किए, और अंत में 1992 में पंचायती राज अधिनियम, पंचायती राज अधिनियम 1992 में सरकार ने पंचायती राज अधिनियम संसद में पेश किया। कहाँ पेश किया? संसद में। यानी ये जो पंचायती राज सिस्टम चल रहा था, ये अब तक सिर्फ एक योजना थी, इसका संविधान में कोई जिक्र नहीं था, संविधान में नहीं लिखा हुआ था। जरूरी था कि इसे संविधान में लिखा जाए। संविधान में लिखने के लिए एक अधिनियम पास करना होगा। आप सबको पता है कि कुछ भी संविधान में संशोधन करने के लिए एक संसदीय प्रणाली है, उसके तहत गुजरना होता है। पहले संसद में उसे पास कराना होता है, उसके बाद फिर राष्ट्रपति जी की मोहर लगवानी होती है, उसके बाद ही उसे अधिनियम यानी उसे फिर नियम माना जाता है, कानून माना जाता है। तो ये पंचायती राज अधिनियम को नियमित करने के लिए 1992 में संसद में ये पंचायती राज अधिनियम पेश किया गया। पंचायती राज अधिनियम 1992 में पेश किया गया, और इसके लिए पंचायती राज अधिनियम 1992 में पेश किया गया, और संसद में ये 1992 में पास हुआ, और राष्ट्रपति जी की मोहर इस पर 1993 में लगी। 24 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति जी ने इस पर मोहर लगा दी, और इसीलिए 24 अप्रैल को हम पंचायती राज दिवस मनाते हैं। पंचायती राज दिवस मनाते हैं। मतलब क्या है कि 24 अप्रैल से ही फिर पूरे देश में जो पंचायती राज सिस्टम है वो बन गया अब एक कानून। ठीक है, अब ये पंचायती राज को आपको पता है। अब हम देख लेते हैं संवैधानिक क्या क्या इसमें बदलाव हुए। जो संवैधानिक बदलाव हुए हैं वो सब देख लेते हैं। आपको पता है कि हमारी जो 7वीं अनुसूची है, अनुसूची की बात करें तो 7वीं अनुसूची सबसे पहले आती है। कोई भी कानून या कोई भी मामला होगा, 7वीं अनुसूची में 3 लिस्ट दी गई हैं। ठीक है, 3 सूची दी गई हैं, और उन सूची में पहली सूची है वो केंद्रीय सूची है, दूसरी राज्य सूची है, और तीसरी जो सूची है वो समीपवर्ती सूची है, यानी कॉन्करेंट लिस्ट, समीपवर्ती सूची। अब उस समीपवर्ती सूची, इनमें होता क्या है कि ऐसे मामले, ऐसे नियम, ऐसे कानून जो सिर्फ केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए हैं और केंद्र सरकार उन पर कुछ करेगी, वो केंद्रीय सूची में रखे जाएंगे। ऐसे कानून जिन पर राज्य सरकारें कुछ करेंगी वो राज्य सूची में रखे जाएंगे। ऐसे कानून जिनमें दोनों सरकारें कुछ ना कुछ कर सकती हैं वो समीपवर्ती सूची में रखे जाएंगे। अब ये जो पंचायती राज था, इसमें संशोधन किया गया, इसके लिए 73वां संविधान संशोधन किया गया, और ये आपका लिस्ट किया गया 11वीं अनुसूची में, यानी इसे 11वीं अनुसूची में दर्ज कर दिया गया। 11वीं अनुसूची में इसे दर्ज किया गया। ठीक है, अब 11वीं अनुसूची में दर्ज किया गया, लेकिन अब जरूरत थी कि किसी सूची में डाला जाए, किसका विषय बनाया जाए, राज्य का या केंद्र का। तो इसे राज्य का विषय बनाया गया। ये 11वीं अनुसूची में होने के बाद ये राज्य का विषय यानी राज्य अनुसूची में आता है पंचायती राज। अब ये जो पंचायती राज अधिनियम जो था, ये पंचायती राज जो सिस्टम था, ये बात करता था ग्रामीण परिवेश के या ग्रामीण क्षेत्रीय स्वशासन की। अब कुछ ऐसे लोग हैं जो शहरों में भी रह रहे हैं। अब जो शहरों में लोग रह रहे हैं तो उनकी स्वसत्ता की, उनकी जो उनकी लोकल गवर्नमेंट नहीं बनेगी क्या?
उनके हाथों में सत्ता नहीं पहुंचेगी क्या? तो उनके लोकल गवर्नमेंट बनाने की भी बात करी गई, और उसके लिए इसका एक और जुड़वा भाई यानी पंचायती राज अधिनियम का एक और जुड़वा भाई, जिसे नाम दिया गया नगर पालिकाएं। नगर पालिकाएं, भाई या बहन मान लीजिए, पालिकाएं, ये भी संविधान में डाली गई, और ये 12वीं अनुसूची में डाली गई। ये 12वीं अनुसूची में डाली गई, ठीक है, और ये भी आपके राज्य का ही विषय है। 12वीं अनुसूची में इन्हें डाला गया, और इनके लिए संविधान संशोधन किया गया 74वां 74th संविधान संशोधन नगर पालिकाओं के लिए किया गया। गॉट इट? तो ये चीजें हैं जो आपके पंचायती राज अधिनियम से हैं। वैसे इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत ढेरों चीजें हैं, लेकिन आप अभी थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए। धीरे धीरे आप जब आपका स्तर बढ़ जाएगा तब धीरे धीरे हम क्लास में कराते हैं और कराते रहेंगे, ठीक है। मैं फिर बोल देता हूँ कि ये जो क्लास है ये उनके लिए है जो जीरो से शुरू कर रहे हैं एकदम ग्रामीण परिवेश, उनके लिए क्लास है। चलिए, खैर सबके लिए है, अभी फिर दोहरा देता हूँ, ये क्लास सबके लिए है। हाँ, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना इस वीडियो को। अगला प्रश्न बताइए, आप कमेंट में अपना आंसर दीजिए, क्या है इसका उत्तर। उत्तर प्रदेश में शुद्ध सिंचित भूमि के डैश प्रतिशत भूभाग की सिंचाई नलकूपों द्वारा की जाती? 5, 10, 15 या 50। उत्तर प्रदेश में सिंचित भूमि जो है उसका कितने प्रतिशत भाग नलकूपों के द्वारा सिंचाई की जाती है, कितने प्रतिशत भाग पर नलकूपों द्वारा सिंचाई होती है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा नलकूपों से सिंचाई होती है, जो कि लगभग 50% है, नलकूप यानी ट्यूबवेल। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना महिला सशक्तिकरण की से जुड़ी है? एक चीज़ और मैं बताना भूल गया, जो आपका जो पंचायती राज जो सिस्टम था ना, ये पंचायती राज सिस्टम में एक चीज़ और बहुत अच्छी करी गई महिला सशक्तिकरण के लिए। महिलाओं के हितों को ध्यान में रखा गया, महिलाओं के हितों को ध्यान में रखा गया, महिलाओं के हितों की रक्षा की गई, और हम बोल सकते हैं महिला सशक्तिकरण के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए इसमें एक चीज़ और डाली गई कि महिलाओं को इन जो भी चुनाव होंगे ये पंचायतों के, चाहे वो ग्राम प्रधान के हों, चाहे वो क्षेत्र पंचायत के हों, चाहे आपके जिला पंचायत के हों, उन सभी के लिए, उन सभी में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। यानी 33% सीटें जो हैं वो महिलाओं के लिए रिजर्व रहेंगी। 33% सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व रहती हैं ग्राम पंचायत या पंचायती राज के इलेक्शन में। प्रश्न हमारा यह है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना महिला सशक्तिकरण के लिए है? तो सबला योजना जो है वो महिला सशक्तिकरण के लिए है। ये महिला सशक्तिकरण पर काम करती है, और इसकी ज़्यादा जानकारी हम किसी योजना वाली क्लास में लेंगे। कृषि में युग्म पैदावार का आशय क्या है? देखो, युग्म का मतलब आप समझते हैं पेयर। कृषि में पेयर प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? एक फसल वर्ष में एक फसल उगाना, एक फसल वर्ष में 2 या 2 से अधिक फसल उगाना, एक फसल वर्ष में कोई एक फसल वर्ष में कोई फसल नहीं उगाना, या इनमें से कोई नहीं। जब एक फसल में 2 या 2 से अधिक फसल उगाई जाती हैं, ठीक है, तो वही क्या हो जाएगा? युग्म, यानी कृषि का युग्म हो जाएगा, यानी पेयर क्रॉप्स वाला सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। गॉट इट? बहुत आसान चीज़ें हैं, जहाँ जो आसान चीज़ें हैं उस पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, वहाँ तो हम ऐसे ही बढ़ जाएंगे। एक साथ एक भूमि पर 2 या 2 से अधिक फसल उगाना क्या कहलाता है? फसली वर्ष, अंतः फसली कृषि, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। एक साथ एक भूमि पर 2 या 2 से अधिक फसल उगाना क्या कहलाता है? फसली वर्ष, अंतः फसली कृषि, या ए और बी दोनों। अगर देखिए जब एक खेत पर, एक भूमि पर 2 या 2 से अधिक फसलें उगाई जाएंगी तो उसमें एक साल तो लगेगा ही लगेगा, है ना। अब ये तो है नहीं कि गेहूं के साथ धान भी बो दिया आपने, नहीं हो सकता ना। जब गेहूं के बाद धान बोएंगे, धान के बाद गेहूं बोएंगे, तो 1 वर्ष तो लगना ही लगना है। तो इसे फसली वर्ष या और अंतः फसली कृषि भी कहा जाएगा, इसीलिए इसका ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। कंफ्यूज मत होना, मुझे लगता है ना आप कंफ्यूज होंगे ए वाले ऑप्शन को लेकर, पर मैं इस पर फिर किसी दिन चर्चा करूंगा किसी लाइव क्लास में। ओके, आप सभी जो भी आपके डाउट हैं सभी नोट कर लिया करो, और सभी क्लास में पूछा करो, जो लाइव सेशन होते हैं ना उनमें। अगला प्रश्न, भारत में कृषि को क्या समझा जाता है? ऊर्जा का संसाधन, जीविकोपार्जन का साधन, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। इसीलिए हमारी स्थिति खराब है, क्योंकि हम ना हमारे भारत में ना कृषि को सिर्फ जीविकोपार्जन समझते हैं, यानी सिर्फ जीने का एक सोर्स है बस, कि बस जिंदगी कट जाए यार, गुजर हो जाए कैसे भी। आप देख लीजिए किसानों की स्थिति क्यों खराब है गाँव में। किसानों की स्थिति इसलिए तो खराब है गाँव में क्योंकि वो बस इतना बस उन्हें तो ये रहता है, और रहता है क्या है,
एक खेत में जो सामान्य कृषक जो हैं भाई, जो हाई टेक्निकल जो कृषक हैं या जो टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं, जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है या ज़्यादा जो बोलते हैं जैसे जमींदार जो हैं या जो बड़े किसान हैं, तो वो तो खेती को एक कॉमर्शियल के तौर पर करते हैं। लेकिन जो छोटे छोटे किसान हैं, जो सीमांत किसान हैं, लघु किसान भी नहीं, सीमांत किसान हैं, और वो सीमांत किसान भी, उनकी खेती में एक वर्ष में सिर्फ इतना ही उत्पादन हो पाता है जिससे वो अपने उनकी घर की गुजर बसर हो सके। तो जाहिर सी बात है भैया। और सीमांत किसानों की संख्या भारत में लगभग 68% है। कितनी? 68। कितनी? 68%। अब जिस आबादी की संख्या, जिस वर्ग की संख्या सबसे ज़्यादा है, जिसकी आबादी सबसे ज़्यादा है, और उस आबादी में कृषि को क्या समझा जाता है? जीविकोपार्जन। क्यों? क्योंकि वहाँ उत्पादन ही उतना होता है कि बस ज़िंदगी की गुजर बसर ही हो पाए। तो जाहिर सी बात है पूरे भारत में ये समझे। अब ये जब इस अवधारणा से हटना होगा, हालांकि सरकारें बहुत प्रयास करती हैं सब चीज़ों के लिए कि इनसे कैसे भी हटें, अब लेकिन सभी प्रयास मतलब उतने ज़मीन पर, धरातल पर नहीं उतर पाते हैं। तो भारत में कृषि को क्या समझा जाता है? भारत में कृषि को जीविकोपार्जन का साधन समझा जाता है, और इसके कई एक कारण हैं। सबसे पहले तो हमारे यहाँ यही कारण है कि हमारे यहाँ सीमांत किसानों की संख्या ज़्यादा है। सीमांत किसान लगभग 68% के आसपास हमारे भारत में सीमांत किसान हैं, जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन आ रही है। अब 1 हेक्टेयर में आप समझ सकते हैं कि कॉमर्शियल तौर पर कृषि को करना मतलब इतना नहीं लगता कि इतना सफल हो पाएगा। तो इसका जो ऑप्शन है वो ऊर्जा का संसाधन नहीं, बी वाला, बी इज करेक्ट ऑप्शन। अगला, हरित क्रांति का प्रभाव किन फसलों पर पड़ा? हरित क्रांति की अगर हम बात करें तो हरित क्रांति के बारे में आप सबने पढ़ा होगा पहले से। हरित क्रांति की जो शुरुआत थी वो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ने करी थी पूरे विश्व में। विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। ठीक है। वही अगर हम बात करें भारत में, तो भारत में डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन को श्रेय जाता है हरित क्रांति का। 1968-67 में सबसे पहले ही हरित क्रांति भारत में शुरू हुई थी, और हरित क्रांति में सबसे ज़्यादा जोर दिया गया था गेहूं और चने पर नहीं, गेहूं और चावल यानी गेहूं और धान पर दिया गया था। हालांकि गेहूं के उत्पादन में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई थी हरित क्रांति के फलस्वरूप। ठीक है। तो हरित क्रांति में गेहूं और चावल सबसे ज़्यादा पैदा होने वाली फसल है। हरित क्रांति का प्रभाव सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ, प्रभावी सर्वाधिक कौन सा क्षेत्र है, या हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा? केरल, पंजाब, आंध्र प्रदेश या पश्चिम बंगाल? इसका जो प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ा वो पंजाब क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पड़ा। और पंजाब क्षेत्र में एक चीज़ और देख लीजिए, पंजाब क्षेत्र में जो कुल भूमि है ना, कुल भूमि जो पंजाब के पास है, कुल भूमि जो पंजाब के पास है, उसमें 93% पर खेती होती है, यानी कृषि होती है। तो कृषि में प्रयोग करने के मामले में पंजाब सबसे बड़ा राज्य है जो अपनी खेती का सबसे ज़्यादा प्रयोग कृषि में करता है। 93% जगह पर कृषि होती है पंजाब में, लेकिन फिर भी गेहूं उत्पादन में पहले स्थान पर तो खैर अभी तक नहीं है। अगला प्रश्न, पंजाब। अगला प्रश्न, किस क्रांति में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि क्षेत्र से संबंधित सभी क्रांतियों को सम्मिलित प्रयोग किए गए? गोल क्रांति, रजत, दूसरे नहीं। देखो, इंद्रधनुषी ऐसी क्रांति थी जो कि लगभग सन 2000 के आसपास लाए थे, और इसका श्रेय जो जाता है वो आपके डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को ही जाता है। मतलब क्या था, इससे पहले जो जितनी भी क्रांतियां थी, हरी क्रांति, नीली क्रांति, पीली क्रांति, काली क्रांति, सफेद क्रांति, गुलाबी क्रांति, अब इन क्रांतियों का सबसे अलग अलग टारगेट था। अब जरूरी था कि सभी क्रांतियों को इकट्ठा किया जाए, यानी सभी का उत्पादन बढ़ाया जाए। या अब अगर हम कहें जैसे हरित क्रांति थी, तो हरित क्रांति में क्या था ना, हरित क्रांति में सिर्फ जो टारगेट जो था वो गेहूं और चावल पर ही था। मोटे अनाज का तो उत्पादन उसमें हो ही नहीं रहा था, दलहन का उत्पादन उसमें हो ही नहीं रहा, दालों का उत्पादन हो ही नहीं रहा था। तो सभी क्रांति यानी सभी का उत्पादन हो, इसीलिए एक क्रांति लाई गई, इंद्रधनुषी क्रांति। ठीक है। तो किस क्रांति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि क्षेत्र से संबंधित सभी क्रांतियों को सम्मिलित प्रयोग किए गए? तो ये इंद्रधनुषी क्रांति, यानी इंद्रधनुषी क्रांति में सभी क्रांतियों के सम्मिलित रूप से प्रयोग किए गए। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आपका, केंद्र सरकार की योजना प्रधानमंत्री जनधन योजना का नारा है एक खाता संपूर्ण सुरक्षा, मेरा दोस्त मेरा खाता एक खाता, या मेरा खाता भाग्य बताता, जो प्रधानमंत्री द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 2015 में एक योजना चली थी जिसका नाम था
प्रधानमंत्री जनधन योजना, इसमें हर व्यक्ति का एक बैंक अकाउंट हो, ये टारगेट लेके ये बनाई गई थी योजना। हर व्यक्ति के पास बैंक की पहुंच हो, हर व्यक्ति बैंक तक पहुंचे, हर व्यक्ति के पास जो धन जमा जो करे बैठा रहता है अपने घर में गाड़े रहता है, उसे बैंक में जाके जमा करे, जिसका प्रयोग देश के विकास में हो। तो इसीलिए एक हर व्यक्ति का खाता खोलने के लिए योजना चलाई गई थी, जिसका नारा था मेरा खाता भाग्य विधाता। ठीक, अगला प्रश्न, केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा प्रारंभ प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना के तहत वेब पोर्टल कौन सा? ये हर घर में बिजली पहुंचाने की एक योजना चलाई गई थी, जो कि 2017 में 25 दिसंबर 2017 में चलाई गई थी। 25 दिसंबर 2017 में ये कोई योजना चलाई गई थी, सहज बिजली योजना। इसका उद्देश्य था कि हर घर में बिजली पहुंचे, और इस उद्देश्य के लिए एक पोर्टल खोला गया था जिसका नाम था सौभाग्य। आप सभी ने देखा होगा कि आप सभी ग्रामीण, अगर कोई भाई बहन ग्रामीण क्षेत्र से ताल्लुकात रखते हैं तो वहां देखा होगा कि आपके घर में अगर बिजली कनेक्शन होगा तो सौभाग्य योजना के तहत जरूर होगा। अगला प्रश्न, देश में ग्रामीण विकास हेतु प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का प्रारंभ कब किया गया था? तो ग्रामीण सड़क योजना का प्रारंभ 25 दिसंबर 2000 को किया गया था। 25 दिसंबर, यहाँ दिसंबर होना चाहिए, सितंबर नहीं, 25 दिसंबर 2000 को किया गया था, क्योंकि इस दिन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन होता है, और उस समय वही प्रधानमंत्री थे, और इसीलिए ये प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का प्रारंभ किया गया था। नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम की शुरुआत कब से की गई? 14 नवंबर 2001, 14 नवंबर 2002, या 14 नवंबर 2003, या 14 नवंबर 2004? नेशनल फूड फॉर वर्क 14 नवंबर 2004 को शुरुआत की गई थी। इसके बारे में बता देता हूं, इसका नाम एक और था, काम के बदले अनाज। काम के बदले अनाज, इसका मतलब ये था, इसकी शुरुआत करी थी उस समय नए नए प्रधानमंत्री बनकर आए थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह, और उन्होंने इसकी शुरुआत करी थी आंध्र प्रदेश से। कहां से? आंध्र प्रदेश से। अब इस योजना में था क्या? इस योजना में यह था कि मान लीजिए कोई दिहाड़ी मजदूर है, चाहे वो मनरेगा का मजदूर है, मनरेगा तो बाद में आया है, और उसने एक दिन में जो दिहाड़ी करी है, अब उसे हम उसका पैसा नहीं देंगे, 75% उसे हम क्या देंगे? अनाज देंगे। 75% उसे अनाज देंगे, बाकी बचा 25% उसे पैसा देंगे, मतलब काम के बदले अनाज। इस योजना की शुरुआत 14 नवंबर को हुई थी। अगला प्रश्न, सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? बागवानी, मृदा सिंचाई से, या इनमें से कोई नहीं? सुनहरी क्रांति की अगर हम बात करें तो सुनहरी क्रांति फल फूल उत्पादन से संबंधित है। फल और फूल दोनों के उत्पादन से संबंधित है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बागवानी। दूसरा जो प्रश्न है आपका अगला, सदाबहार क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन उत्पादन, चाय उत्पादन, केसर, या समग्र कृषि? तो समग्र कृषि के लिए सदाबहार क्रांति, जैसे इंद्रधनुषी क्रांति में सभी क्रांति को समेटा गया था, ऐसी पूरी कृषि को और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए सदाबहार क्रांति लाई गई थी। ठीक है, गॉट इट। तो एक पेपर के 25 प्रश्न, जो आपके पेपर में 25 प्रश्न आते हैं, उन 25 प्रश्नों का एक हमारा सेट पूरा हुआ। ये जो क्लास थी, ये जीरो से एकदम शुरू होने वाली क्लास थी। आप सभी जिन्होंने अभी ग्रामीण प्रवेश पढ़ना शुरू किया है, आप सभी इस क्लास में या आगे आने वाली सभी लाइव क्लासेस में जरूर जुड़ें। ये वीडियो आपको कैसी लगी, चीज़ें कैसी लगी, प्रश्न कैसे लगे, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और सफलता ऐप जरूर डाउनलोड करें, और सफलता ऐप डाउनलोड करने के बाद प्ले स्टोर पर जाके उसे रेट जरूर करें, और प्ले स्टोर पर जाके अपना रिव्यू जरूर लिखें कि आपको RDS की क्लास कैसी लगती है। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें करें। आप सभी को हैप्पी होली। होली आप सभी मुबारक हो, हैप्पी होली। आप खूब हुड़दंग करिए, होली का चल ही रहा है सीज़न, खूब हुड़दंग करिए, हंसते रहिए, खूब मुस्कुराइए, खूब हंसिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। ठीक है, और अपना ख्याल जरूर रखिए, मौसम चेंज हो रहा है, और होली में तो ज़रूर ख्याल रखिए अपना। चलिए फिर इसे हम यही रखेंगे, कल फिर मुलाकात करेंगे, अगले किसी सेशन में लाइव इंटरेक्शन में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और देखते रहें सफलता क्लास।